नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जीके रैपिड टेस्ट सीरीज पार्ट 19 में। आज हम करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जीडी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, संगम युग में चोल शासक कार्यकाल ने किस स्थान की स्थापना की थी। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। संगम युग में चोल शासक करिकाल ने किस स्थान की स्थापना की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि संगम युग में चोल शासक करिकाल ने किस स्थान की स्थापना की थी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरीपट्टनम। क्या, तो कावेरीपट्टनम की स्थापना की थी करिकाल ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। क्वेश्चन क्या है, पांडव वंश का राजकीय चिन्ह क्या है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, कर दिए ना कमेंट। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली। क्या, तो मछली हो जाएगा। जो पांडव वंश के राजकीय चिन्ह है मछली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पांड्य राज्य की राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन क्या है, पांडव राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरै। कौन सी थी, तो मदुरै राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, यानी केंद्रीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय भाग को, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को नीफे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो नीफे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान लगभग कितना बढ़ता है। क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान लगभग कितना बढ़ता है। तो तापमान कितना बढ़ता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना डिग्री बढ़ता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने मंडलों में बांटा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने मंडलों में बांटा गया है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मंडलों में। क्या, 4 मंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने मंडलों में बांटा गया है, तो 4 मंडलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वो 4 मंडल कौन कौन से है, तो पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, और तीसरा है वायुमंडल, और चौथा है जीवमंडल। आप लोग चारों मंडलों के बारे में जान गए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 मार्च 2024 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। क्या, क्वेश्चन क्या है, 1 मार्च 2024 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, तो 106 थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
2024 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? तो 106 थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्वेश्चन है हमारा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय घाना उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? आप लोगों को कितने बार मैंने ये क्वेश्चन करा दी हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, छठी आर्थिक गणना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? क्वेश्चन से हमारा कि छठी आर्थिक गणना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 2014 में। कब? तो 2014 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11 है, छठी आर्थिक गणना में उद्यमों की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। छठी आर्थिक गणना में उद्यमों की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो उत्तर प्रदेश था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 12 है, आय असमानता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, आय असमानता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, आप लोग चूज करके कमेंट में बताइएगा कि आय असमानता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंज वक्र का। किसका? तो लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? क्वेश्चन क्या है, भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक 10 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो आप सही ट्रैक पे है, लेकिन ध्यान रहे असली कंपटीशन अभी बाकी है। अगले सवाल थोड़े ट्रिकी होने वाले हैं, इसलिए आप लोग हर सवाल को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में छोटी गलती ही बड़ा नुकसान कर सकती है। तो फोकस बनाए रखिए और चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? क्वेश्चन से हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा ठोस। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन से हमारा ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। क्या, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि की तीव्रता का स्तर किस इकाई में मापा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता का स्तर किस इकाई में मापा जाता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किस स्तर में मापी जाती है, तो डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोज़ मिलता रहेगा जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्वात में ध्वनि के संचरण के बारे में सही कथन क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। निर्वात में ध्वनि के संचरण के बारे में सही कथन क्या है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचरण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि के संचरण के बारे में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही कथन है कि ध्वनि के संचरण में संचरण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि के संचरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी निश्चित तापमान पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा के घुलने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आप लोग ध्यान से यहाँ समझिएगा। किसी निश्चित तापमान पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा के घुलने को क्या कहते हैं, तो विलेयता कहते हैं। क्या, विलेयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जिस विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या, तो संतृप्त विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग लास्ट पेज पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता सामान्यतः क्या होती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता सामान्यतः कैसी रहती है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है। तो विलेयता सामान्यतः बढ़ जाती है। क्या, तो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, जल का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण जल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, जल का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण जल को क्या कहा जाता है, तो जल को सार्वत्रिक विलाय कहा जाता है। क्या, तो सार्वत्रिक विलाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से कि हमारा
लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? किस प्रकार का संबंध होता है? इसके पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताई थी किस प्रकार का संबंध होता है, तो सहजीवी होता है। क्या किस प्रकार का संबंध होता है? तो सहजीवी संबंध होता है। कवक और शैवाल में किस प्रकार का संबंध होता है? तो सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, लाइकेन का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन से लाइकेन का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो लाइकेन का वैज्ञानिक अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। क्या? तो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, लाइकेन किसका जैव संकेतक माना जाता है? क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से समझिएगा। लाइकेन किसका जैव संकेतक माना जाता है? किसका जैव संकेतक माना जाता है लाइकेन? तो वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? क्वेश्चन है, विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवानोस्की ने। किस वैज्ञानिक ने? तो इवानोस्की ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में की थी, इवानोस्की ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहाउ को, या डार्विन को, या मेंडल को, या अरस्तु को? किसे कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक? तो ल्यूवेनहाउ को कहा जाता है। किसको? तो ल्यूवेनहाउ को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूवेनहाउ। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन है, विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में? तो डीएनए या आरएनए पाया जाता है। क्या? तो डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन है, निम्न में कौन से लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज करके बताइए कि लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है। क्या? तो यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने पूरा पार्ट 19 टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से अपना स्कोर कमेंट में चेक करके बताइए कि आपने कितने सवाल सही किए। अगर आपका स्कोर 25 प्लस है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो। अगर कम है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जारी रखो। प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की चाबी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 20 में। तब तक के लिए धन्यवाद।